आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और प्रोग्राम दिन भर की शुरुआत में हम जम्मू कश्मीर के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा बहरान ना सही लेकिन एक छोटा सा बहरान वस्ती एशिया में आ ही चुका है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ साथ में जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी आज के प्रोग्राम दिन भर में हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे पहले हालात वाक़ात में खित्ते जम्मू और जम्मू का बसंतगढ़ उधमपुर का इलाका, जहां आज बाद दोपहर खबरें हैं कि बसंतगढ़ के इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंट्स के माबैन झड़प हुई है। जम्मू में पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की और बताया गया कि मिलिटेंटों की इत्तला मिलने के बाद इलाके में फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और यहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस फौज की पार्टी पर मिलिटेंटों ने गोलियां भी चलाई और जिसके बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ। ये झड़प खजर के इलाके में हुई है, खंजर के इलाके में हुई है और ये इलाका जो है उधमपुर का ऊपरी इलाका बसंतगढ़ का इलाका है और बसंतगढ़ का इलाका पहाड़ी इलाका है। और जम्मू खित्ते में इस खबर पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, क्या कुछ निकल के आता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आखिरी खबरें यही है कि गोलीबारी जो है वो रुक चुकी है, इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी भी पाई जा चुकी है। उसके बाद फोर्सेस के एडिशनल डिप्लॉयमेंट इलाके में की गई है और यूँ कह सकते हैं कि शाम गए पूरे इलाके में हर ज़रिए से नज़र रखी जा रही है। उसमें ड्रोन हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या बाकी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। और ये जम्मू के उधमपुर के इलाके के हवाले से ज़िला उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका जहाँ से खबरें आ रही है। और चलिए नाज़रीन, अब ज़रा वस्त एशिया का दूसरा बड़ा मामला, और वस्त एशिया किसी मामले में अगर नज़र डाली जाए तो बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान की मदद से अलग हुआ और एक नई ममलिकत के तरह से वजूद में आया। लेकिन उसके बाद भी उसकी बाज़गश्त, उसकी सूरत हाल वही रही जो अक्सर मुस्लिम ममालिक की है। वहाँ पे भी करप्शन का ग्राफ ऊंचा रहा और मुजीबुर रहमान की बेटी जब आखिरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनी तो आखिरी बार ये भी हुआ, ये उनकी आखिरी बार नहीं हो सकती, हो सकता आगे वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, लेकिन ये उनकी कम अज़ कम एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश उनकी आखिरी टर्म थी। तो इस टर्म में के दौरान भी करप्शन के खूब इल्ज़ाम लगे। पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए उन पर भी खूब सवाल उठे और बिल्कुल पिछले इंतखाबात और पाकिस्तान के 9 मई के इंतखाबात एक जैसे थे। लेकिन बांग्लादेश में आवाम ने मुजाहरे किए, आवाम ने वहाँ पे जो रिजर्वेशन का मामला है उसी मामले को लेकर मामला आगे बढ़ाए और कुल मिला के जब सरकार की या वो हसीना वाजिद की कुछ न चली तो गोलियों की बौछार कर दी। 300 के करीब लोग मारे गए और इन मारे गए लोगों ने जब सब कुछ देखा तो उसके बाद ना आव देखा ना ताव देखा। प्रेसिडेंट हाउस से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक घुसते गए और कुल मिला के बांग्लादेश की सूरत में वाजिद को फिर वाहिद ही होना पड़ा और वाहिद होते हुए मुश्किल से फिर आसरा हिंदुस्तान में मिला। आसनसोल के इलाके में हिंदुस्तान में आ पहुंची बांग्लादेश की मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में यहाँ आई और यहाँ के बाद दिल्ली तक भी आ पहुंची। यहाँ से आगे जाने का भी प्रोग्राम है लेकिन फ़िलहाल हिंदुस्तान में ही और हिंदुस्तान में रहते हुए आगे का लाहिमल, लेकिन हिंदुस्तान की नज़रें बांग्लादेश पे पूरी तरह से थी। और आज दिल्ली में भी इसी मामले को लेकर आल पार्टीज़ मीटिंग भी बुलाई गई थी और इस आल पार्टीज़ मीटिंग में खारजा वज़ीर एस जयशंकर से लेकर अपोजिशन के बड़े लीडरान भी मौजूद रहे और आज मौजूदा सूरत हाल बांग्लादेश की है उस पर बहस भी की गई। 5 अगस्त को शेख हसीना की तरफ से हिंदुस्तान में आने की दरख्वास्त भी बताया गया कि मिली और उसके बाद वो कल शाम को दिल्ली भी पहुंची हैं। ताहम आज की इस मीटिंग के दौरान मजमूई सूरत हाल बांग्लादेश की जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया। साफ ठीक उस वक्त जब बांग्लादेश में 19,000 के करीब हिंदुस्तानी हैं जिनमें 10,000 के करीब तलबा भी हैं और ख़ुद वज़ीर ख़ारजा ने भी बताया कि इतनी तादाद के करीब वहाँ पे हिंदुस्तानी इन वक्त थे। लेकिन अक्सर की तादाद जो है तलबा की वो वापस लौट आई है। ताहम उन्होंने बताया कि सभी हिंदुस्तानी वहाँ से बखैर आफियत से ही। Despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities
their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर हिंदुस्तान के ऐवान में बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल और शेख हसीना वाजिद की हिंदुस्तान में आमद के हवाले से बयान दे रही थी, वहाँ के सूरत-ए-हाल से बाखबर कर रहे थे। आपको बताते चलें, शेख हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान वही शख्सियत हैं जिन्होंने अवामी लीग बनाई और पाकिस्तान से अलहदा होने की तहरीक भी चलाई और उनसे कतर में वो उसमें कामयाब भी हुए। एक मुक्तिबानी के ज़ोर के साथ एक नया मुल्क भी दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। हिंदुस्तान का उसमें एक अच्छा खासा रोल रहा। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की मुक्तिबानी और दूसरे मामलात को सपोर्ट भी किया, लेकिन तारीख़ अपने अवराक जब पलटती है तो बहुत कुछ लिख जाती है। और इस तारीख़ के दौरान या इस बगावत के दौरान मुहस्सिनों और शख्सियात को भी रोंदा गया। शेख मुजीबुर रहमान के पुत्रों को रोंदा जा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान बांग्लादेश के बानी भी हैं, लेकिन ऐसी तहरीकों का असर कुछ और लोगों पर भी पड़ता है। बांग्लादेश की तहरीक का असर पाकिस्तान पर भी पड़ने लगा है और स्वावी में जो कल बड़ा जलसा हुआ पाकिस्तान में PTI का, उस PTI के जलसे के बाद यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान में भी शायद ऐसी तारीख दोहराई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी वैसे ही लोग हैं जैसे बांग्लादेश में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। अब बांग्लादेश की बात तो दुनिया में इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होगा ही। दुनिया के ममालिक इस पर नज़र रखे हुए। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज डिक्टेटराना आमिराना बात की, आमरों की बात की, और आज उनने कहा कि आमरों का ऐसा ही हाल होता है, डिक्टेटर्स का ऐसा ही हाल होता है। बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि आमरों को, डिक्टेटर्स को ये बात रखनी चाहिए कि जो हाल बांग्लादेश में हुआ यही हाल उनका हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कई और मुद्दों पर भी बात की, लेकिन बांग्लादेश का मुद्दा और उस पर बात फारूक अब्दुल्ला ने कर ही डाली। Extremely careful, and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis. Today, for many years, there has been unrest, and the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. Putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall. The ECI I think all dictators must remember they will face the same thing as Bangladesh faced. We should be extremely careful, and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis. Today, for many years, there has been unrest, and the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. Putting all these things together really led to a situation whereby the government had अंग्रेज़ी में आमिर का डिक्टेटर कहें, उर्दू में आमिर कहें, आम भाषा में, आम ज़ुबान में ऐसे लोगों को जाबिर कहा जाता है। और बांग्लादेश में जो जाबराना निज़ाम चल रहा था, जब आवाम उसके सामने खड़ा हुई तो रेत के ढेर की तरह वो बिखर के चली गई।
और फिर हसीना वाजिद को हिंदुस्तान में पनाह लेने पड़ी। घर की तस्वीरें जो हैं, वहाँ की पार्लियामेंट की जो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे देखी जा रही हैं, उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई में कितनी देर भी कोई सज़ा जो इस तरह के हालात पैदा कर ले अपने आवाम के लिए, लेकिन बिलाखिर उन्हें रोंदा ही जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात पर भी सबकी नज़र है। फिर जम्मू कश्मीर में आज PDP ने एक बार फिर इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देते हुए पानी और बिजली के मुद्दों पर बात की। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर PDP के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने आज बिजली प्रोजेक्ट्स की वापसी का मुतालबा किया। नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के बिजली प्रोजेक्ट्स की वापसी का मुताला करते हुए बताया गया कि मेरा हक और मुझे से छीना जा रहा है। पानी की बात करते हुए उन्होंने बताया कि पानी हमारा दिया पाकिस्तान को जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पानी पर तो बिजली बनाई जाती है, इल्ज़ाम आयद करते उन्होंने बताया, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगाकर हम ही से बिजली का तावान वसूल किया जाता है और जानबूझकर सरकार पर कम बिजली खरीदने के इल्ज़ाम आयद करते उन्होंने बताया कि जब तक न जम्मू कश्मीर में बिजली के प्रोजेक्ट्स वापस होंगे तब तक ये सूरत बेहतर हो ही नहीं सकती है। और PDP का उन्होंने बताया कि पहले से ये मंशूर रहा है, मुद्दा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स को वापस दिया जाए। बशारत बुखारी ने दूसरे मुद्दों पर बात की, लेकिन पहला मुद्दा पावर प्रोजेक्ट्स का जो आम कश्मीर हर वक्त गिनता रहता है, हर वक्त पानी बिजली के प्रोजेक्ट की बात करता रहता है, उस पर क्या कुछ बताया बशारत बुखारी ने, ज़रा सुनिए। का डाइल्यूट होना, क्योंकि आर्टिकल 370 एज सच वहीं पर है, लेकिन उसके अंदर सारा कुछ है वो चेंज हो गया कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहां तक मुझे पुराना याद है। आज 64 साल हो गए, हमारे पानियों पे हमारा हक नहीं है, और यहां तक कि हमारे पास हमारा पानी पड़ोसी मुल्क को दिया गया, जैसे इंडस रिवर है, उसमें झेलम है, चनाब है, और अपने लिए रवि, ब्यास, सतलुज रखा गया। हमने इलाक कर दिया, हमारा पानी दिया गया, और हमारे पानियों पे जितना बचा हुआ है वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो हमारे नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, और हमारे पास बिजली नहीं है। अब जब हमारे पास बिजली नहीं है, उस पर तुर्रा ये कि हमारे पास स्मार्ट मीटर लगते हैं, लेकिन स्मार्ट सरकार जो हमारी है ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बिजली, स्मार्ट बिजली की हमारे बिजली नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको बिजली नहीं मिलेगी ना, ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये खरीदते ही कम है, करना क्या है यार, हम तो आका हैं, ये गुलाम हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये खरीद सकते हैं, बिजली हमें दे सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं है, उतनी ही खरीदते हैं जितनी इनकी मर्जी है। बाकी आपका ये आपका लोड शेडिंग ये जारी है, आपका शेड्यूल जारी है, तो हमारा पानी लेके हमें बिजली फराम नहीं होती है। अब चूक बशारत बुखारी का लफ्ज़ आका और ग़ुलाम का, वाकई में आमतौर पर कश्मीर में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त अपने आप को आका समझ रही है, और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बताया जाता है कि लगभग वो आका जैसा रोल कर रहे हैं, और जब भी उनके दफ्तर में कोई जाता है, ख़ासतौर पे हमारे जो बड़े अफसरान हैं, तो वहाँ पे उनको साथ वो सलूक किया जाता है जो बकौल बशारत बुखारी गुलामों जैसा सलूक करता है। लेकिन इसके साथ साथ बशारत बुखारी ने 370 की बात भी की, और तो 370 की बात करते हुए बताया कि जहाँ 370 हटाया गया है, वहीं मुल्क की ऐसी कुछ रियासतें हैं जहाँ 371 भी नाफिज है। और बशारत बुखारी ने कहा ये 371 नाफिज करने का मुद्दा मकसद क्या है, वही ना जो 370 में था। तो इस सवाल से उन्होंने बताया कि अगर 371 वहाँ पे सही है तो यहाँ पे 371 वहाँ सही है, तो 371 यहाँ 70 यहाँ कैसे गलत था, ये सवाल बशारत बुखारी ने उठाया। कहते हैं कि 370 यहाँ पे रुकावट था, तो जो 371 है वहां भी उन स्टेट्स में बहुत सारे इख्तियारात हैं। तो जब आपको यहाँ का आपको लगा कि ये रुकावट है, तो बाकी स्टेट्स का क्यों नहीं लगा रुकावट है? वहां भी तो बहुत सारे, आप जाइए गूगल में पढ़ लीजिए कि 371 में कितने कितने इख्तियारात उनके हैं। तो एक स्पेशल स्टेट्स तो है ना, जैसे ये आपका शायद मुझे नहीं पता आसाम है कि नहीं है, आंध्र, ये जो उधर से है नागालैंड है वगैरह, वहाँ पे कुल 11 स्टेट्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमें एक 371 दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे, हम 370 की बात नहीं करेंगे। आई वॉज मेकिंग अ पॉइंट
कि आप इस तरह से बात करते हैं कि एज इफ यही सब गलत था, बाकी सारा सही है। मेरा पॉइंट वो था। तो हम विल बी स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल करते रहेंगे आर्टिकल 370 के लिए जिस तरह से पॉसिबल मुमकिन हो। बट मैं ये कह रहा था कि जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई बात कहेंगे, उनको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सवाल पूछने वाला भी कोई होगा जो आपसे सवाल पूछ सकता है। ऐसा ना सोचें कि यहाँ सारे डफर बैठे हैं, हमारे पास अकल नहीं है, बस आप ही की पार्टी और आपके लिए। 370 की बात, 371 की बात शहीद बशाद बुखारी श्रीनगर में उठा रहे थे। और इन्हीं मामलात में या इसी बात को लेकर जम्मू में भी डोगरा लोग आज खड़े थे। और जम्मू में आज युवा डोगरा राजपूत सभा के लीडरान और वर्करान ने एहतजाज किया। यहाँ ये लोग जम्मू डोगर देश की बात करते हुए बता रहे थे कि डोगरे अपने हक के लिए खड़ा हुए हैं और वो इसके लिए निकलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रियासत स्टेटहुड, उनके बच्चों का मुस्तकबिल उसमें महफूज है। और बजट में जहाँ रियासतों को खसूसी पैकेज दिए गए, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। लीडरान ने मरकज़ से मुतालबा किया कि जो रियासत हरी सिंह दिल्ली को देकर चले गए थे, वही रियासत लौटाई जाए, जैसी हमने दी थी वैसी हमें वापस चाहिए। ये जम्मू में राजपूत सभा के लीडरान ने आज एहतजाज करते हुए बताया। सड़कों पे इंसान तब आता है जब उस पर जुल्म होता है, जब उस पर तानाशाही जो है थोपी जाती है। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को आराम से जी रहा हो वो सड़कों पे नहीं आता, धूप पसीने में, बारिश में, तूफानों में बाहर नहीं आता। जम्मू के लोगों के साथ, खासकर जम्मू के डुगर वासियों के साथ जो भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, मैं सीधा भाजपा को बोलूँगा क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, ना ही किसी को समर्थन करता हूँ। भाजपा सत्ता में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी ने विलय कर... आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या हमारी सरकार भूल कुछ चुकी है, ये सवाल रहेगा ब्रेक के बाद। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे ये सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।
बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर, जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार। बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद और तिजारती वक्फे के बाद अब आपको बताते चलें सियासत में भी पड़ाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से मुतालिक सियासत में इंतखाबी पड़ाव की बात की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफद इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। यहाँ के आला हुकाम से मिलेगा, यहाँ की सिविल सोसाइटी से लेकर सियासतदानों से मिलेगा। लेकिन क्या इंतखाबात होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज भी लोग इसी बात पर चमगोइयाँ कर रहे हैं कि क्या इंतखाब होंगे या नहीं होंगे। बहुत से लोग बता रहे हैं कि नहीं होंगे, बहुत से लोग बता रहे हैं कि मजबूरी है हो जाएंगे। अक्सर कहते हैं कि नहीं, ये इंतखाब हो जाएंगे और ये सिर्फ पंचायतों के होंगे। ये जो इलेक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन जिसे असम्बली कहा जाता है, वो इंतखाबात नहीं हुए। लेकिन फिर भी सियासी जमातें इसके लिए तैयारियां कर चुकी हैं और PDP ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने 14 अफराद की फ़हरिस्त जाहिर भी की और ये 14 लोग जो हैं उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इंचार्ज भी होंगे। लेकिन PDP ने अब की बार बड़ा नया देखने को इसमें दिखाया है। इसमें जो नाम है उनमें से लगभग 10-11 के करीब जो हैं जो पहली बार इंतखाबात में। व्यासिया नकाश ये वज़ीर रह चुके हैं हज़रत बल से हैं और ये इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब्दुल कयूम भट्ट ये शाल्टिंग श्रीनगर से पहली बार इंतखाबात में रहेंगे। फिरदौस अहमद ताक सहाफ़ी रहे हैं, ये पहली बार इलेक्शन लड़ेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद यासीन भट्ट चाडूरा से इनका ताल्लुक़ है, सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े रहे हैं और ये पहली बार इलेक्शन लड़ेंगे। ज़हूर मीर पापोर से इलेक्शन MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। फयाज़ अहमद मीर कुपवाड़ा से पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, MP के इलेक्शन भी लड़ेंगे। मोहम्मद अमीन डार पहली बार कुलगाम से इलेक्शन लड़ेंगे। शबीर अहमद मीर भी पहली बार लगभग इलेक्शन लड़ेंगे। यावर बांडे जो हैं शोपियां से हैं, ये भी पहली बार लड़ेंगे। ज़हीब यूसुफ ये श्रीनगर से हैं और श्रीनगर के लाल चौक से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा शमीम गनाई ये भी पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू नौजवान हैं, पहली बार जम्मू के बहु इलाके से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। राजेंद्र मन्हास ये जम्मू के जम्मू वेस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे, पहली बार इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। और नरेंद्र शर्मा ये भी पहली बार लगभग इंतखाबी दंगल में उठेंगे। तो लगभग 14 में से 3 जो हैं वो 4 सीनियर हैं, बाकी सारे नई फेसेस हैं। PDP ने 14 में से जो अभी फहरिस्त जारी की, हमने कल ही प्रोग्राम दिन भर में बताया था कि इन करीब ही इसी हफ्ते ही PDP की जो कॉन्स्टिट्यूंसी या कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ये कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट ही है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो हैं ये कैंडिडेट्स होंगे, इनको ही अब अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी संभालनी है। अब इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहाँ पे क्या PDP में अंदर होता है, क्योंकि एक अनार दो बीमार वाली कहानी है। तो एक अनार और 2 बीमार में PDP को क्या कोई बड़ा झटका लग सकता है इसी फरिश्तों से या नहीं, या अगर आज झटका लगता है तो पहले ही जो नाम जाहिर कर दिए उस झटके को कूप अप कर पाएगी PDP, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फ़िलहाल सियासत का मौसम जो है कहीं गर्म हो रहा है तो कहीं ठंडा हो रहा है। लेकिन सरकार के मौसम में क्या कुछ चल रहा है, ये समझने की बात है। सरकार के मौसम में बाज़ाब्ता तौर पर तकर्रियों और तब्दीलियों का सरकार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बता दिया और सरकार उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इक़दाम उठा भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी इदारे हैं जहां बड़ी मुद्दतों बाद लोग पोस्ट हुए हैं लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। प्लानिंग महकमा एक ऐसा महकमा है जहां लगभग 20-20 सालों से लोग तब्दील नहीं हुए हैं। या तो प्लानिंग महकमे के ओहदेदार आला अफसरान उनकी तकर्री और तब्दीली का जो मामला है वो भूल चुके हैं, या कोई और वजह। अक्सर जगहों पे प्लानिंग डिपार्टमेंट के हवाले से खबर आ रही है कि कई लोग 20-20 सालों से एक ही जगह पे एक ही पोस्ट पे हैं, अब वो भी किसी और दफ्तर का एड्रेस भूल चुके हैं। अब वो रिटायर होकर या तो घर जाएंगे या बस इतनी ही सर्विस। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में अभी क्योंकि अगली खबर जो है वो प्लानिंग के साथ ही जुड़ी हुई है, 20 साल से एक आदमी कहीं पे हो तो जंग आलूदा हो जाता है। तो वही वजह एक भी है कि हमारी जो प्लानिंग है वही सही तौर पे नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हमारी प्लानिंग सही तौर हुई होती तो महकमे तालीम की ये प्लानिंग सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती। बांडीपोरा से जब आप ऊपर पहाड़ों की तरफ जाएंगे,
ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों की तरफ, तो आपको सूरत हाल नज़र आएगी। ये चूटीमूला बांडीपोरा का छोटा सा गांव है। कुडारा से पहले वाला गांव, इरन के बाद शुमलर आता है और शुमलर के बाद ये गांव आता है। छोटा सा गांव है और इस गांव के सरकारी स्कूल की सूरत हाल यही है कि 50 से ज़ायद स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल में हैं, लेकिन चूटीमूला के इस प्राइमरी स्कूल में जहाँ लिटरेसी रेट पहले ही 0 के आसपास है, जहाँ ज़्यादातर तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, भेड़ बकरियों से ही ज़्यादातर रोज़गार कमाते हैं और शहद का जो बिज़नेस है वहाँ पे ज़्यादा चलता है, वहाँ पे 50 बच्चे जो स्कूल में आए थे कि वालिदैन ने डाले थे प्राइमरी स्कूल में कि शायद वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन उस्ताद एक है और उस्ताद पिछले हफ्ते बीमार हो गया था, तो हफ्ता उस्ताद बीमार रहा, स्कूल हफ्ता बंद रहा। आसपास के जो दूसरे छोटे छोटे गांव हैं, सरेंदर है या नाले के उस पार का जो दूसरा गांव है, वहाँ से भी स्कूलों को बंद किया जा चुका है और वहाँ से भी बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया गया। बच्चे वहाँ से लाए गए हैं लेकिन उस्ताद नहीं दिया गया। ये बांडीपोरा के स्कूल की कहानी है और वहाँ पे अक्सर लोगों ने बताया कि जब भी वो इंतज़ामिया के पास ये लोग अपनी शिकायत लेके गए तो इंतज़ामिया इस तरह से उन्हें खूनखार नज़रों से देख रही थी। यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बांडीपोरा की है, उनकी सुनने के बजाय उन्हें खूनखार नज़रों से देखा। यही वजह थी कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग जो है वो अपने आप को खुदा समझ बैठे। जहाँ आवाम जाती है, जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी के वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो आवाम की खिदमत करें, वहाँ ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि खुद ही जो साइल होता है वो शर्मिंदा होता है, डर जाता है, परेशान होता है, तो रब्बा मैं किस कहाँ आ गया। तो बांडीपोरा के लोगों ने भी आज महकमा तालीम के अहदेदारों से अपील की है कि उनके स्कूल में उस्ताद को तैनात किया जा सके ताकि बच्चों को मुनासिब तालीम मिल सके। यहाँ जो हमें इस स्कूल का भी जो प्रोटेक्ट हो रहा है, ये चूटीमूला का स्कूल है, जीपीएस प्राइमरी है। और जो अपने स्कूल टंगदर्जी की बात करूँ, वहाँ के जो हमारे बच्चे थे, वहाँ पे तकरीबन 6 या 7 साल से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम रहा। उसके बाद गवर्नमेंट को बिल्डिंग ना बनने की वजह से उन्होंने यहाँ शिफ्ट किए हमारे बच्चे, और उसके बावजूद जो गुबारी वाला स्कूल है हमारा अपोजिट, वो भी इकट्ठे करके यहाँ पे लाया गया। हालांकि अगर इन स्कूलों की बात करें, 3 स्कूल इकट्ठे हुए, उनके अपने 3 टीचर इसी मान के चलते तो 9 टीचर बन जाते हैं सर। 3 करके वो तो 9 टीचर हो जाते हैं। उसके बरैकस अभी हमारे पास प्रेजेंटली 1 टीचर है, यानी कि जो 150 पुलिस बच्चे जो हमारे यहाँ भी प्रेजेंटली जो यहाँ पे स्कूल में हैं इस टाइम, उनके पास केवल 1 टीचर है। यानी कि बशीर लाला मुकामी शख्स हिसाब किताब दे रहा था और हिसाब किताब देते हुए बता रहा था कि 3 स्कूल वहाँ से बच्चे यहाँ शिफ्ट किए गए, वहाँ के उस्तादों को कहीं और लगाया गया और जहाँ वो उनको लगाया गया वहाँ के बच्चे इंपॉर्टेंट थे, प्रायोरिटी थी, वहाँ चूटीमूला के बच्चों के लिए प्रायोरिटी थी। नाज़रीन, ये एक मुद्दा था, एक मामला था जिस पे हमारी नज़र रहती है और हम कोशिश करते हैं कि तालीम के मैदान में हम एक्टिवेट करें, हम तनकीद करें और जानबूझ के तनकीद करें, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि हमारा ये महकमा तालीम जाग सके। बहुत ख्वाब खरगोश में रहता है, जागने की अभी उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ हमारा महकमा मौसमियात का वाकई में जाग रहा है। जो कुछ बताता है सब उसको उलट हो जाता है। पेशन गोई वाकई में है कि ये कोई नजूमी वाला खेल नहीं है। आज की डेट में पेशन गोई बाज़ाब्ता तौर पर मशीनरी से की जाती है और अक्सर हम सुनते आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि कल बारिश होगी, अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होगी, लेकिन कितनी होंगी वो बताते नहीं हैं और अक्सर होती नहीं। वो पेशन गोइयाँ गलत साबित हो रही हैं, भरोसा उठ रहा है। पहले हमें बड़ा भरोसा होता था या अक्सर लोग शादियों के जो डेट से वो सोनम लोटस से कॉल करके उससे मशवरा करके लिया करते थे, लेकिन अब जो पेशन गोई हो रही है सही नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है? कहीं मशीनरी सोनम लोटस अपने साथ तो नहीं ले गया है? ये बड़ा सवाल है। उसी मशीनरी पे सोनम लोटस भी हुआ करते थे, उसी मशीनरी पे आज के इंजीनियर भी थे। तो आज के इंजीनियर्स क्या वाकई में सही पेशन गोई नहीं कर सकते? तो ज़रूरी है कि उस पर नज़र रख जाए। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।